नॉर्वे या फिर कहें कि किंगडम ऑफ नॉर्वे, ये वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक है। गूगल पे अगर आप इसे ढूंढने जाएंगे तो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि नॉर्थ ऑफ यूरोप में है और स्वीडन के जस्ट लेफ्ट में है। दिखने में ये देश मैप पे जो है जापान जैसा लगता है, उसी के सिमिलर शेप और साइज़ का है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 5 मिलियन के आसपास है, जो कि सिंगापुर जैसी छोटी कंट्री से भी कम है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सी कंट्री नॉर्थ ऑफ यूरोप में इतनी ज़्यादा अमीर कैसे बन गई। तो ये पता करने के लिए हमें जाना पड़ेगा लगभग 100 से सवा 100 साल पीछे। तो बात करते हैं 1905 की, जब इनको स्वीडन से अलग करा गया, यानी कि इनको अपना देश मिला खुद के नाम का, वो भी रेफरेंडम से। तो 1905 में जो नॉर्वेजियंस थे वो ज़्यादातर जो थे वो मछुआरे थे, और दूसरा जो इनका मेन काम हुआ करता था वो लंबर का हुआ करता था, यानी कि पहाड़ों से, क्योंकि इनकी पूरी पहाड़ की ही रेंज है पूरा देश, तो ऊपर से पहाड़ काट के नीचे नदी नालों में बहा के अपनी बोट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके बेच दिया करते थे। तो ये दो मेन इनके काम हुआ करते थे, जिससे ये अपने खाने पीने के लिए सक्षम थे। कोई गरीबी नहीं थी, लेकिन सक्षम देश थे ये। और स्वीडन से अलग होने से पहले तक इनके पास कई 100 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट थे इनके देश में, जो कि प्राइवेट हाथों में थे। तो इसकी वजह से इनके पास इलेक्ट्रिसिटी का तो सरप्लस था काफ़ी ज़्यादा, कि आज की डेट में भी नॉर्वे की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 95% इनके डैम से ही पूरी होती है। लेकिन ये सब तो ठीक है, बात वहीं आके रुकती है कि ये इतने अमीर कैसे हो गए। अब अगर हम वर्ल्ड के ज़्यादातर अमीर देशों की लिस्ट देखें उठा के, तो उसमें ज़्यादातर क्या लगभग सभी देशों की अमीरी के पीछे ऑयल छुपा है। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन तो नॉर्वे की भी सक्सेस के पीछे है, लेकिन विद अ ट्विस्ट। तो हम 1905 पे थे, अगर हम उसके आगे चलना शुरू करें टाइमलाइन में, तो वर्ल्ड वॉर 1 जो था उसमें नॉर्वे न्यूट्रल था, और वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज़ ने, यानी कि हिटलर ने इस पे नॉर्वे पे कब्ज़ा कर लिया था 5 साल तक, उसके बाद वो छूटा था। अब ये बात डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि नॉर्वे पे भी कम जुल्म नहीं ढाए गए, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नॉर्वे की हालत भी काफ़ी गंभीर थी और उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग बर्बाद हो चुका था। तो उन्होंने यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अपनी मेन शुरुआत करी है, जिसमें जो इनकी जो अभी की सक्सेस स्टोरी है उसमें मेजर रोल अदा करता है। तो नॉर्वे में कई बार ऑयल एक्सप्लोरेशन किए गए, बट उनको कुछ सक्सेस हाथ नहीं लगी। जो उनके मेन जो लैंड पे है वहाँ पे तो उनको सक्सेस नहीं मिली। और बात करें अगर कि उन्हें ओशन में या सी में अगर मिलता, तो उसके लिए उनकी जो मैरीटाइम बाउंड्री थी वो उनके पास थी ही नहीं, जो कि बाद में यूके ने जब अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करी तो नॉर्वे ने भी अपनी मैरीटाइम बाउंड्री ड्रॉ कर ली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तब उन्होंने एक्सप्लोरेशन करना जब शुरू किया 1960s में, तो फाइनल अटेम्प्ट जिस फिलिप कंपनी को उन्होंने दिया हुआ था एक्सप्लोरेशन, उनके फाइनल अटेम्प्ट में उनको ये ऑयल मिल गया, ऑफशोर ऑयल मिला, यानी कि सी पे मिला, और बहुत बड़ा भंडार मिल गया। अब ये भंडार तो मिल गया ऑयल का, लेकिन अब इनके पास, नॉर्वे वालों के पास टेक्नोलॉजी और नो हाउ तो था नहीं कि कैसे उसको रिफाइन किया जाए और कैसे उसे सेल आउट किया जाए आगे। तो इन्होंने प्लान किया कि भाई बाहर की जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे शेल है, बीपी है, इन सबको लाया जाए और उनको ये एक्सप्लोरेशन सौंप दिया जाए और रिफाइनमेंट भी सौंप दिया जाए, लेकिन शर्त के साथ। अब आपको फिर से थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, जहां मैंने बताया था कि जब नॉर्वे बना था स्वीडन से अलग होके, तो उसके पास वर्ल्ड के लगभग सबसे ज़्यादा डैम थे, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स थे, जो कि सारे प्राइवेट थे। और इस ऑयल एक्सप्लोरेशन के आते आते उन्होंने पहले ही कुछ चीज़ें सीख ली थी कि हमने सारा का सारा जो अपना नेचुरल रिसोर्स है वाटर के रूप में, हाइडल पावर के रूप में, वो तो हमने प्राइवेट हाथों के में दे रखा था। तो उन्होंने ऑलरेडी अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस और चेक्स लगा दिए थे, नए लॉज लाके, जिससे कि उनको टाइम दे देते थे हाइडल पावर वालों को कि भाई आप अगले 50 से 60 साल में, जब आपने लगाया उसके 50-60 साल बाद सारा हैंडओवर हमें दे दोगे। तो इसमें विन विन था सबके लिए कि भाई हाइडल पावर वालों का भी जितना पैसा लगा था उन्होंने निकाल भी लिया और कमा भी लिया, और उसके बाद जो कंट्री के रिसोर्सेज थे वो उनके सरकारी कंपनी जो उन्होंने बनाई थी एक, वो उसके पास वापस आ गए। तो ये सेम मॉडल उन्होंने सोचा कि यार जैसा हमने अपने हाइडल पावर के लिए चेक्स किए हुए हैं जिससे उस पर करप्शन ना हो सके और जनता का पैसा जनता के पास रहे रिसोर्सेज का, तो उन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए भी यही आइडिया सुझाया, जो कि बेस्ट है वर्ल्ड के लिए। अगर आप किसी और कंट्री में भी इसको अगर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट आइडिया यही रूल्स और रेगुलेशंस और चेक्स के ही थे। तो उन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन पे भी ये किया कि प्राइवेट कंपनीज को बुलाया एक्सप्लोरेशन के लिए, और उन्होंने एक अपनी सरकारी कंपनी भी खोल दी।
और जिससे कि उन्होंने सारी चीज़ें उनसे सीख भी ली, एक्सप्लोरेशन भी करा लिया, उसके बाद थोड़े साल बाद हैंडओवर का भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया सबसे। तो ये जो सूझबूझ है कि करप्शन को दूर रखा जाए, क्रोनी कैपिटलिज्म को दूर रखा जाए, तो ये उनकी सबसे सक्सेस स्टोरी के बेस्ट पार्ट हैं जो मुझे लगे ये सब पढ़ते हुए। अब ऑयल तो मिल गया, उसके लिए रूल्स भी बन गए, लेकिन अमीरी के बारे में कैसे हुई, आज जो अमीर हैं वो कैसे हुए, ये बात तो भी 1960s और 70s की ही चल रही है, और अभी हम 2024 में हैं। तो ये कैसे हुआ, अभी तो बहुत सारा टाइम बचा है, 50 साल का। तो इन सब सालों में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं। तो भाई एक्सप्लोरेशन तो ठीक है, लेकिन रिफाइनमेंट आते आते उनको हो गया था 1975। तो वहाँ से इनका मेन रिफाइनमेंट शुरू हुआ और उन्होंने माल बेचना शुरू किया, यानी कि जो इनका ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिससे इनको मेजर चंक जो है वो मिलना शुरू हो गया इनकी इकोनॉमी में। लेकिन इन्होंने एक ऐसा फंडा अपनाया कि भाई ठीक है, हमारे पास ढेर सारा पैसा तो आ रहा है, लेकिन ये नहीं कि हम उसको टैक्सेस में टैक्स कम करके या लोगों को फ्रीबीज या उड़ाने लगें या नेता खुद खा जाएं। ये सब कुछ भी नहीं किया जैसा कि बाकी कंट्रीज़ में होता है, इंडिया में भी होता है सबसे ज़्यादा। तो इसकी जगह इन्होंने क्या किया, इसकी जगह इन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली कि आप फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि आप किसी एक अच्छी एमएनसी में काम करते हैं, आपकी अच्छा खासा पैकेज है, कि आप ऑलरेडी सक्षम थे। कहने का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी सक्षम हैं, आपकी जॉब जो है वो आपको सक्षम रखी हुई है, लेकिन तभी आपको कोई कहे कि नहीं, आपके पास ये एक और सोर्स ऑफ इनकम आ गया है जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपको महीने के लाख रुपए और देगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी जो जॉब कर रहे हैं वो भी छोड़ छाड़ के आप इसी इनकम पे उड़ाने लगें कि हाँ भाई अब तो मेरे को कुछ नहीं करना, लेकिन वो पैसिव इनकम कब तक चलेगी इसका कुछ पता नहीं होता ना। तो समझदारी इसी में है कि आप अपनी जॉब जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहिए, जिससे आपका वर्क एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहे, और जो पैसा आ रहा है उसको आप बचा के कहीं और अच्छी जगह लगाइए जिससे कि आपको रिटर्न्स दे। तो यही सेम काम नॉर्वे ने किया। तो नॉर्वे के पास जितना भी ऑयल से पैसा आ रहा था वो एक तरह से उसके पास सरप्लस था, क्योंकि ऑलरेडी वो सक्षम तो थे ही ना। तो इस ऑयल का जो भी पैसा था उन्होंने अपने फंड्स में लगाया एक, और मतलब एक गवर्नमेंट पेंशन फंड के नाम से एक फ़ंड बनाया, और उसको ऑफ शोर, यानी कि ऑफ शोर जो फंड्स आप लगाते हैं ना, जैसे कई कंट्रीज़ एक फ़ंड लगाती हैं जिससे रिटर्न मिल सके, मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक हेज फंड था पेंशन फंड नाम से, जिसको इन्होंने जितना भी ऑयल से पैसा आया था इनके पास ढेर सारा, वो उसको एक साथ उठा के डाल दिया इन्होंने कि भाई ये लो और हमको रिटर्न देते रहो। तो बेसिकली समझा जाए तो ये कर क्या रहे हैं कि इन्होंने मेजर चंक जो पैसा पैसिव इनकम का था इनका, एक तरह से जो ऑयल का इनको किस्मत से मिला था, वो इन्होंने उठा के अपना सेफ्टी के लिए डाल दिया, सेफ्टी नेट की तरह, कि भाई हम तो अच्छा खासा जी रहे हैं बट लेकिन हमारे लोगों को कोई परेशानी ना आए, तो ये हमारा खूब सारा पैसा पड़ा हुआ है। वो पैसा इन्होंने 70s 80s में सोचा था कि हम डालेंगे, और आते आते 90s में वो डला। वो आज की डेट में 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर है, जो इनको इतना इंटरेस्ट देता है कि वो ऑयल की इनकम से भी ज़्यादा सरपास कर जाता है कई बार। तो ये सब पैसा एक ऑयल का, फिर ये जो फंड से रिटर्न्स आ रहे हैं, और उसके बाद इनकी जो खुद की इकनॉमी है लगभग 500 बिलियन डॉलर की, तो ये तीनों चीज़ें मिल के इस नॉर्वे की कंट्री जो इतने सिर्फ 5 मिलियन पीपल हैं इनको अमीर बनाती है, वो भी किस टर्म्स में, पर कैपिटा जीडीपी के मामले में, जो कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है इनके पास। लेकिन नॉर्वे वाले यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने इस जो सॉवरेन फंड था इसके लिए भी काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए, जो कि उनकी सक्सेस का एक मेन बेसिस है। वो उनमें से एक सबसे पहली शर्त तो यही थी कि ये जो फंड है वो पूरी दुनिया में कहीं भी लगाइए, लेकिन सिर्फ नॉर्वे में मत लगाइए, जिससे कि ये जो सरकारें जब बदलें तो उसका दुरुपयोग ना कर सकें। और दूसरा इसका एक और भी फ़ायदा यही है कि अगर नॉर्वे में वो फंड नहीं लगेगा तो जब भी नॉर्वे की इकनॉमी नीचे जाएगी, वो जो कि जाती है, साइक्लिक होती है, आपको अगर पता होगा कि रिसेशन आता है फिर डिप्रेशन आता है, तो अगर वो साइकिल में जब इकोनॉमी नीचे जाएगी तो उसका असर इनके फंड्स पे नहीं पड़ेगा, और फंड से जो रिटर्न आ रहे हैं वो उनको आते रहेंगे, जो कि उनको एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा उनकी इकोनॉमी के लिए। तो ये बहुत ही सूझबूझ भरा हुआ काम है जो उन्होंने किया है। अब ये सब जब मैं पढ़ रहा था और देख रहा था तो मुझे भी लगा अपने देश के लिए, क्योंकि हम सबको अपने देश के बारे में फ़िक्र तो होती है, तब हम ये सोच रहा था मैं कि यार ये सेम कॉन्सेप्ट अपने देश में भी ला सकते हैं क्या। तो मुझे लगा हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा यार तेल तो अपने पास ऐसा है नहीं, है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है। माना देश में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि हमारे पास एक ऐसा फंड है
वो भी बहुत बड़ा चंक उस फंड का, पूरी इकोनॉमी के बराबर, जो हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे दशक बीत गए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा? तो वो फंड है हम सब का, हम सबकी जेबों से काटा हुआ फंड, जो स्विस बैंक में पड़ा हुआ है इतने सालों से, जिसको पिछले कुछ सालों में स्विस गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई, ना उनकी ना चाहते हुए भी दिखाई, और सारी लिस्ट वो भेज देते हैं हर साल। वो हमारी सरकारें उस पर एक्ट नहीं कर रही हैं, पता नहीं कितने दशक बीत गए, आज भी नहीं कर रही हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं पॉसिबल है कि वो फंड हम अपना उठा के, जो कि हमारे देश का ही है, हमारे लोगों का ही है, उसको उठा के हम वहाँ पड़े पड़े जो बाकी के जो ये जो चोर उचक्के हैं वो बैठ के खा रहे हैं हमारा पैसा, उसकी जगह हम वो देश के लिए पैसा रिटर्न दे, जैसे इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। तो कितना अच्छा रहे कि वो पैसा सीधा सीधा वहाँ से उठाए गवर्नमेंट और एक सॉवरेन फंड डाल दे, जिससे कि उसका सिर्फ इंटरेस्ट ही कमा कमा के देश का भला हो जाए। तो कितना अच्छा रहेगा, देश की इकोनॉमी के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। तो आपको कैसा लगता है कि ये पॉसिबल है, और इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, क्योंकि ये नया स्टार्ट किया है अभी। और कुछ जो भी सजेशंस हो, फीडबैक हो, आप प्लीज़ हमें दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी नॉलेज से भरा, नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।